एनर्जी रिसोर्स के 5 मार्क्स की टेंशन हो रही है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा और कैसे हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट अच्छे वे में लिख सकते हैं, क्योंकि हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स ये सबकी प्रॉब्लम है। तो इस पूरे लेक्चर में इस प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, यानी आप लोगों की इस प्रॉब्लम का इस लेक्चर में पूरा सॉल्यूशन है। बस करना क्या, इस लेक्चर को ध्यान से पूरा सुनना है और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे ऐसे बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स लिखना बताऊंगा जिससे आपके लॉन्ग आंसर में मिल सकते हैं फुल मार्क्स। जी हां, मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर और आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे छोटे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का केस स्टडी यहां से आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है, तो मिस मत करना। बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल की, ऐसे मिनरल जिनमें आयरन की प्रेजेंस नहीं होती है, जिनमें आयरन नहीं होता है। फेरस मींस आयरन, नॉन फेरस मींस नो आयरन। इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, जस्ट लाइक फॉर जनरल स्टेटमेंट है कि हमारे यहां पर फेरस मिनरल बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप देखिए रतन टाटा का लोहा जो है वो भारत में नहीं भारत से बाहर भी बहुत ज्यादा बिकता है। बट नॉन फेरस की बात आती है तो हम इस लायक अभी नहीं बने हैं। However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, play a vital role in number of metallurgical, engineering, and electrical industries. Because as you know, ये वो कंटेंट, ये वो मिनरल है जो हमारे कई इंडस्ट्रीज में काम आता है। मैंने अपनी स्टेटमेंट ऊपर बोला इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, हम बिल्कुल लायक नहीं है, ये गलत है। हम कुछ लायक हैं बट हम उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितने हम फेरस के कैटेगरी में हैं, फेरस के मामले में हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन आर नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल विच डू नॉट कंटेन आयरन। सो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए और अच्छा वे मिल जाएगा इन पिक्चराइज फॉर्मेट में कि नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है। दीज मिनरल्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे काम आते हैं। कॉपर है, लेड है, जिंक, बॉक्साइट एंड गोल्ड। वाई नॉट सेटिस्फैक्टरी, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें, थोड़ा सा देखें तो क्यों नहीं है। रिजर्व्स आर लिमिटेड, दैट इज द मेन प्रॉब्लम फॉर इंडिया। रिजर्व्स ही कम है, सेटिस्फैक्टरी तो बात की बात है, पहले इतने रिजर्व तो हो कि उनको निकाल कर हम अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी जरूरत पूरा कर सके। एंड दे आर फाउंड इन स्मॉल पॉकेट्स। रिजर्व्स आर लेस, फाउंड इन स्मॉल पॉकेट्स, थोड़े थोड़े ही हैं। प्रोडक्शन इज लो एज कंपेयर टू द डिमांड, एंड दैट इज द प्रॉब्लम डायरेक्टली रिलेटेड विद द पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए resources are very very limited. Large quantity has to be imported to meet industrial need. We have industries, we have manufacturing industries. हमारा काम है सेकेंडरी सेक्टर का, तो हमें इन सेकेंडरी सेक्टर के लिए जिन मिनरल्स की जरूरत होती है और जो हमारे यहां पर नहीं होते हैं उन्हें हम इंपोर्ट कर लेते हैं, दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। क्यों जरूरत है? मॉडर्न इंडस्ट्री की पहचान है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। कोई भी इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए, एक देश है ए, एक देश है बी, ए में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है बट बी में नहीं है, तो ए देश ज्यादा डेवलप माना जाएगा बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न डेवलपमेंट की ही पहचान है। आगे चलते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जब आएगी बात यहां से तो आपको बेसिकली यहां से कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 5 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं बेटा? 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अब 5 पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज डेफिशिएंट इन मैटर ऑफ, मतलब किसका? कॉपर एंड द प्रोडक्शन। बीइंग मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। मेलेबल आपको पता है लचीला होता है, पीट पीट इसको लंबा कर सकते हैं जैसे वायरिंग लंबी होती है। एंड अ गुड कंडक्टर बिकॉज उससे चीजें पास हो सकती हैं। क्या पास हो सकता है? सोच के देखिएगा, कॉपर की क्या चीज हमारे घर में सबसे पहले हमको नजर आएगी? बर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, तार भी होते हैं, वायर्स भी होती है, लचीली होती है, मुड़ भी जाती है, टूट भी और लंबी हो जाती है। तार देखो उनका खिंच खिंच के कितना लंबा हो जाता है, इसे करता है ना वो इलेक्ट्रिशियन। सो मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज या लाइक इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। तो कॉपर का यूज ये है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट सुनेगा, बालाघाट माइंस जो है मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस जो है वो राजस्थान में, एंड सिंगबुंग जो है वो झारखंड में। दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ किसकी? कॉपर। किसकी? कॉपर। सो कॉपर का क्या पड़ा? वी आर डेफिशिएंट इन कॉपर, वी आर डेफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, we are using copper in electrical industry, electronic industry and chemical industry because it is malleable, ductile and good conductor of electricity. ठीक है। Third is Balaghat mines. We have 3 specific mines
मतलब जहां से बहुत अच्छा कॉपर आता है, बालाघाट, सिंहभूम एंड खेतड़ी माइंस। आई होप यहां तक 3 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। तो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट है, वायर्स में यूज होता है, चिप वगैरह में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। मेलेबल का मतलब होता है कैन बी बीटन इनटू शीट, पीट पीट के इसको और पतला किया जा सकता है। ओके, डक्टाइल का मतलब होता है इसे मोड़ मोड़ के इससे तार तक बना सकते हैं। मेलेबल मींस पीट पीट के पतला कर देना, डक्टाइल मींस वायर में बदल देना, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही है, इसीलिए कॉपर्स की वायर का यूज किया जाता है। बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में है, देखो तीनों की ट्रिक है, एकदम ऐसे करके यहीं पे फैला हुआ है। राजस्थान, बालाघाट माइंस एंड सिंहभूम झारखंड। ठीक है, अब याद कर सकते हो BKS। BKS क्या है निमोनिक्स में? BKS सुन लीजिएगा, बेस्ट नोन सोर्सेस किसके? कॉपर के। B4 क्या आएगा भाई साहब? बालाघाट माइंस। K4 क्या आएगा? खेतरी। S4 क्या आएगा? सिंहभूम। एंड दिस इज द सिंपल ट्रिक जो आपको इजीली मिल जाएगी। चलो, मतलब याद करने को मेरी तरफ से। बॉक्साइट की बात कर लेते हैं, बॉक्साइट पे आते हैं। तो बॉक्साइट का बहुत सिंपल है, तो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, बहुत सारे ऐसे रॉ मिनरल्स हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम मिलता है, बट इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। बहुत सारे मिनरल्स में, बट ये जो बॉक्साइट है, अब इसकी कहानी सुनिएगा। बॉक्साइट जो होता है वो कैसा होता है? पहले तो क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। क्ले कैसे होती है? चिकनी मिट्टी जैसे होता है ना, जैसे पिच के ऐसा कोई मिनरल है, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं एल्यूमिना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, पहले एल्यूमिना। एल्यूमिना किससे मिला? देखिए, सबसे पहले हमको बॉक्साइट मिला, ठीक है, बॉक्साइट से हमें एल्यूमिना मिला, एंड एल्यूमिना से हमको क्या मिला? एल्यूमिनियम, फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड सो ऑन करके। तो सीधा है बा, बा मतलब बॉक्साइट, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम। मेन प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बॉक्साइट, एंड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम, बीच में एल्यूमिना आधा। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब कोई मेटल सड़ गड़ जाए बहुत लॉन्ग टर्म तक, ड्यू टू द अर्थ का हीट एंड प्रेशर जमीन के अंदर, बाय वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ऐसी बहुत सारी रॉक्स जो डिप्रेस्ड है, अंदर मिल रही हैं, जमीन के अंदर है, बहुत टाइम बाद निकल रही हैं, एंड उनके अंदर क्या है? बेसिकली एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, यहां पे कमेंट सेक्शन बताना है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स मतलब एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन या फिर खाली एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, मतलब कुछ भी बताओ जरा कॉन्सन करके। एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। अब आपसे कोई पूछे कि क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये बाकी मेटल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। कैसे? सच एज आयरन का एग्जांपल दीजिएगा, फॉर एग्जांपल आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड आल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। कैसे स्ट्रांगनेस बढ़ा देता है? लोहे को लूंगा तो लोहा अपनी स्ट्रेंथ के साथ है, बट मुड़ नहीं सकता हर समय लोहा। लोहे को समझ रहे हो ना, टाइट स्ट्रांगनेस, हार्ड सब्सटेंस, हेवी सब्सटेंस, उसमें आपको क्या करना है? विद एक्सट्रीम लाइटनेस सच एज मेटल एज आयरन, जैसे बात करें एक्सट्रीम, ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी, तो उसमें हम यूज कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज कर देता है, उसके साथ मिक्स करके करते तो फ्लेक्सिबल भी हो जाता है और थोड़ा पीट पीट के बड़ा करने लायक भी हो जाता है, जैसे हम वायर को करते हैं। आइएगा सुनिएगा, एल्यूमिनियम एक इंपॉर्टेंट मेटल है क्योंकि ये बाकी मेटल्स की स्ट्रेंथ बना देता है, जैसे आयरन की बनाता है, विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। तो एल्यूमिनियम को आयरन के साथ मिक्स करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो लाइट हो जाता है, क्योंकि प्योर आयरन लोगे तो बहुत हैवी बैठेगा, राइट, लोहा भारी होता है। गुड कंडक्टिविटी, आराम से जो एल्यूमिनियम की वायर्स भी आती हैं। आगे की तरफ बात करते हैं बॉक्साइट में, और इंडिया में जो बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं वो कहां है? मेनली देखना अभी कहां है। प्रोड्यूसर सबसे पहले आते हैं उड़ीसा, was the largest bauxite producing state in 2018 and 19. पंचमढ़पल्ली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो उस स्टेट में सबसे ज्यादा उगा रहे हैं, मतलब जहां पे मिल रहा है। बात करें यहां पर मेनली जहां पे मिल रहा है, तो देखिए आपको आएगा अमरकंटक प्लेट्यू। किस स्टेट में अमरकंटक? सोच के देखिए, आपके सेंट्रल प्लेट्यू में एक रीजन, सेंट्रल प्लेट्यू वाले एरिया में एक इलाका स्टेट है, वहां पे मिलता है। मैकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ये वो मेन है जहां पर बॉक्साइट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कहां पर है, तो देखो आपके सामने सिंपल आ गया, ये रहा सिंपल आ गया आपके सामने, ये रहा बिलासपुर, मैकल एंड अमरकंटक, यहां पर है। बॉक्साइट की बात करें, व्हाट इज बॉक्साइट, तो आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, इट इज एन ओर, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। मेन रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का, ठीक है। इट इज रेड, व्हाइट एंड ब्राउनिश इन कलर होता है, ठीक है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, सबसे ज्यादा बॉक्साइट के रिजर्व इंडिया में है। कहां पे मिलता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ये वो स्टेट है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विच इज लाइट एंड यूजफुल मेटल। तो बॉक्साइट से क्या बना रहे हो? बेसिकली एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम, सिंपल याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, डू यू नो की आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम एम्परर नेपोलियन III वर
wore buttons and hooks on his cloth made up of aluminum. कभी किसी ने सुना है अपनी शर्ट के बटन्स एल्यूमिनियम के बने हो, इतना स्ट्रांग बनाने का भाई साहब. एंड सर्व फूड टू हिज मोर इलिस्ट्रियस गेस्ट, जो अमीर गेस्ट होते थे, वीआईपी गेस्ट होते थे, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना सर्व करता था उनको इज्जत देने के लिए, गोल्ड में, सिल्वर में, इस तरीके से. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि खाना देने के लिए वो दो तरीके के गेस्ट यूज कर रहा है. एक वीआईपी गेस्ट, मोर इलिस्ट्रियस गेस्ट, उनको दे रहा है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की ये वैल्यू थी, एंड बाकी को जो दे रहा है वो किस में दे रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर से ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है उधर. 35 years after this incident, aluminum bowls were most common with the beggars in Paris. और आज की स्थिति यह है कि जो नेपोलियन ने इज्जत दी थी बड़े बड़े अमीर गेस्टों को एल्यूमिनियम के बर्तन में खिलाकर, आज भिखारी वहां पर बर्तनों में भीख मांग रहे हैं. किस बार, कहां पर, पेरिस के में. अब देख सकते हो आप लोग. तो चलिए आगे चलते हैं. नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं. ऐसे मिनरल जो मेटल के हैं ही नहीं, जो मेटल कैटेगरी में आते ही नहीं है. माइका, या जिसे मीका भी कहते हैं. मीका नहीं है, मीका तो सिंगर होता है भाई. माइका मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स. मीका किसका बना है, बहुत सारी लीव्स की लेयर पे लेयर जब डिपॉजिट होती थी, जब जैसे ये है, अब ये डिपॉजिट होती गई, डिकम्पोज होती गई, बहुत टाइम तक जमते गए, और ये जब सेडिमेंटेशन पूरा हो गया तो दैट हाउ, मतलब आपका ये दैट्स हाउ ये आपका मीका बना, माइका बना. इट स्प्लिट्स इनटू थिन शीट. अगर इसे तोड़ा जाए तो कई सारी शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि बना भी लेयर में है तो टूट भी सकता है लेयर में. These sheets can be so thin, ये शीट जो लेयर है वो इतनी पतली होती है कि थाउजेंड्स जो है, 1 सेंटीमीटर माइका में से आप थाउजेंड्स ऑफ लेयर बना सकते हो. मतलब देख रहे हो ना, अगर ये मान लो 1 सेंटीमीटर है तो देखो कितनी लेयर है भाई साहब, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर. आप सोचो, माइका की स्पेशल चीज समझ में आ गई. इट इज मेड ऑफ थिन शीट्स और लीव्स. इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लाइक थिन शीट ऑल्सो, एंड इन वन कितना, फ्यू सेंटीमीटर लिख लो भाई, 1 2 जितना भी लिखना चाहो एग्जाम्पल में बता सकते हो, कोई नहीं दिख रहा. इन अ फ्यू सेंटीमीटर हाइट थाउजेंड्स ऑफ शीट्स कैन बी मेड या कैन बी लेयर्ड. ठीक है, माइका इज मेड अप ऑफ प्लेट्स और लीव्स का होता है. इसे अगर तोड़ा जाए तो शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. 1 सेंटीमीटर कुछ या फिर थोड़ा बहुत भी माइका ले तो उससे 1000 ऑफ शीट बन सकती है. सिंपल है, कितना भी ले लो उससे 1000 ऑफ शीट बन जाएंगी. फ्लेक्सिबल शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है. नियरली 1000 शीट ऑफ माइका लेयर टुगेदर टू फॉर्म अ शीट ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर थिक. 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की अगर एक लेयर बनानी हो तो उसमें 1000 ऑफ माइका शीट जा सकती है ना. तो याद रखना, ये सब हीट रेजिस्टेंट, ये सब फीचर नहीं पूछ रहा है. माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन. तो इसका सिंपल सी बात है, BGR, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेड. ठीक है, येलो भी लिख सकते हो, BGR वाई लिख लो, बट मेन 3 4 कलर हो गए. ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज. क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले में एक अच्छी चीज हो सकती है? माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग माइका इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, बिकॉज इसमें पावर जो लॉस, बिजली का जो हम ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बिजली का लॉस होता है, पावर का लॉस होता है, वो इसमें नहीं होता है. हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब भाई अपने को सिक्योर करने का भी चाहिए, मतलब इंसान से, तो वो हाई रेजिस्ट करती है कि आपको ना वो अटैक करे, खुद भी बड़ी बेनिफिशियल रहती है. माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो मिलती कहां है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलती है. देखिए इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिनको जैसे आपका वो कवर पहनते हैं बिजली वाले, जब तार लगा रहे होते हैं, वायर लगा रहे होते हैं, तो वो जो ग्लव्स होते हैं वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का काम करते हैं. आपका जो बॉडी में करंट है उसको पास नहीं होने देते. तो ये सब फीचर्स माइका में है, तो इसलिए बेनिफिट है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड की है, यहां पे सबसे ज्यादा माइका मिलता है. क्या मिलता है? माइका मिलता है. राजस्थान में जो है वो अजमेर के पास मिलता है. नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी माइका मिलता है. तो आप देख सकते हो कि कहां कहां मिलता है. झारखंड है ना, उसके बाद अजमेर राजस्थान है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है. तो ये 3 इलाकों में आप माइका का एजम्पशन कर सकते हो. बात करें रॉक मिनरल्स की, यानी ऐसे मिनरल जो पत्थर की फॉर्म में, जैसे लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज अ मिनरल, ठीक है, रॉक की फॉर्म में मिलता है, पत्थर फॉर्म में मिलता है. तो इसे इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स, रॉक्स के जैसा है, रॉक से जुड़ा हुआ है. लाइमस्टोन इज बेसिकली रॉक which is composed of calcium carbonate और calcium and magnesium carbonate. लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट ही होता है, कार्बन कैल्शियम वगैरह तो है ही है. इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर पर लेयर बनती गई, टाइम टू टाइम वो लेयर आती गई, जमती गई, लेयर आती गई, जमती गई, और एक लेयर बन गई सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू. लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री.
आपकी दीवारों पर जो सीमेंट है उसमें लाइमस्टोन का यूज है, लाइमस्टोन से वो बनता है। एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। कभी तंदूर, जब शादी ब्याह में देखा होगा उसके आसपास मिट्टी लगी होती है उस तंदूर के अंदर, यहां पर जो है ना वो क्या लगा होता है, लाइमस्टोन लगा होता है। ब्लास्ट फर्नेस होता है भट्टी, भट्टी में जब आप आयरन ओर को पिघलाते हो, आयरन ओर को जो और लिक्विड लिया है आयरन को जब पिघलाने, वो आपने वीडियोस देखी होंगे, आयरन ओर को पिघला रहे हैं फिर फेंकते हैं, फिर उसे डिजाइन बनाते हैं। तो उस आयरन ओर को पिघलाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें से उसको इजीली किया जा सके और आयरन पिघल सके, हीट टेम्परेचर अंदर बन सके, तो वो काम लाइमस्टोन कर देता है। तो ये आपकी शीट्स में मिलता है, माइक्रो फॉसिल्स होते हैं, बहुत समय बाद लेयर टू लेयर में बनता है। इस तरीके से इसको आप जो है, इसमें भट्टी होती है, इसके चारों तरफ जो है वो क्या होता है, लाइमस्टोन के जो है वो इस तरीके से लेयर बनाई होती है, एंड ये भट्टी है, इसमें से फिर आपका आयरन ओर पिघल के हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है पूरा, क्या लाइमस्टोन क्या एक भट्टी का काम कर रहा है यहाँ पे। लाइमस्टोन की बात कर लें तो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, सिंपल 5 पॉइंट। ठीक है, लाइमस्टोन कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इसका जो यूज है ब्लास्ट फर्नेस की तरह किया जाता है, बिकॉज जब हम आयरन को पिघलाते हैं तब ये काम आता है। लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। लाइमस्टोन बनता पूरा प्रोसेस ये आपके सामने है, तो ये इतना ही याद करना है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकम अ किलर इंडस्ट्री। देखिए क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से आज पॉपुलेशन पे इंपैक्ट पड़ रहा है, रिसोर्स खराब हो रहे हैं और एनवायरमेंट को भी नुकसान है। तो इसलिए स्ट्रिक्टली सेफ्टी रेगुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल लॉज चाहिए जो इस तरह की इंडस्ट्री को किलर इंडस्ट्री बनने से रोक सके, क्योंकि इसकी वजह से अगर लाखों लोग मरे, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन इंडस्ट्री, जब सीमेंट ग्रिंड होता है, क्रश करते हैं उसे, ग्रिंडर में चलाते हैं, बहुत सारा धुआं उड़ता है, उससे कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो वर्केबल मिनरल्स है, दैट मींस जो मिनरल्स हमारे काम के हैं, एक्चुअली उनकी जो क्वांटिटी है वो इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है, दैट मींस बहुत कम है, 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट, इतने नहीं है कि हम सबकी जरूरतों को पूरा कर सके। जरूरत के जो मिनरल्स है वो बहुत कम है और जो नहीं है वो बहुत ज्यादा है। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग देम that required millions of years to create it and concentrate it। जिन रिजर्व्स को हम बहुत इजीली एज्यूम करके यूज करते जा रहे हैं कि ये बन जाएंगे, एक्चुअल में उनको बनने के लिए बहुत सारे साल, बहुत सारा टाइम लगेगा। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो। देखो एक इंसान बड़ा होता है, कमाते हुए बहुत अच्छा लगता है, बट वो इंसान छोटे से बड़े होने में एक वक्त लगा। ऐसे ही इन मिनरल्स को हम यूज तो कर रहे हैं अपने काम के लिए, बट इन मिनरल्स को बनने में बहुत बड़ा समय लगता है, that are in the rate or so that the rate of replenishment are infinitely small in comparison to the present rate of consumption। हम खा बहुत तेजी से रहे हैं, हम यूज बहुत तेजी से कर रहे हैं, बट उनके जो बनने का रेट ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज टू स्लो। बनने में हजारों साल लगेंगे, खत्म अभी हो जाएगा, है समझ गए कि नहीं। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। मिनरल रिसोर्स इनफाइनाइट नहीं है, किसी को यह ना लगे कि भाई अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, दे आर एक्चुअली लिमिटेड एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्यों कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, हो सकता है कुछ मिनरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल हो जाए, बट उनका टाइम पीरियड तो देखो, 10,000 सालों में जाके हुए तो आप तो लुढ़क जाओगे, आप जैसी तो 10,000 पीढ़ियां लुढ़क जाएंगी, तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजीशन। अच्छे जो मिनरल डिपॉजिट हमारे देश की शान है, बट बहुत कम समय के लिए और बहुत कम क्वांटिटी में है। कंटिन्यू इसी तरीके से एक्सट्रैक्शन करते रहे, लीड टू द इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स अलोंग विद डिक्रीज इन क्वालिटी। अच्छे मिनरल को निकालने के लिए या किसी भी मिनरल को निकालने के लिए अच्छी खासी कॉस्ट लगती है, मशीन टेक्नोलॉजी उससे निकलता है, और एक बार वो निकल गया और बहुत डेप्थ में मिलते हैं तो इतना सब एनवायरमेंट को भी नुकसान कर रहे हैं और रिसोर्सेज तो एक टाइम बाद खत्म हो ही रहे हैं। बात करें इसीलिए हमें क्या करना होगा, कंसर्न्ड एफर्ट। यहां पे कंसर्टेड एफर्ट का मतलब है बहुत सोच समझ के एक एफर्ट डालना होगा जिससे कि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को प्लान्ड एंड सस्टेनेबल वे में यूज कर सके, थोड़ा थोड़ा हमेशा बना रहे, एक साथ आज डेवलपमेंट देश को नहीं चाहिए। इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज, अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज करें जिससे कि हम लगातार लो ग्रेड ओर्स, देखिए हाई ग्रेड ओर्स तो हर कंट्री को चाहिए, बट सफिशिएंटली डेफिनेटली देयर आर सम रीजन्स इन द इंडिया और इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव लो ग्रेड ओर्स, थोड़े कम क्वालिटी के ओर होंगे, हम क्यों ना उनका यूज करें, क्योंकि अच्छे ओर्स को निकालने के लिए अच्छी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो लो ग्रेड ओर्स से अगर हमारा काम चल सकता है और उनको निकालने में कॉस्ट भी कम आ रही है तो उनका यूज करना होगा। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, जैसे एप्पल है अपने फोन को रिसाइकिल करवाता है, सैमसंग रिसाइकिल करवाता है, क्योंकि ये जो बॉडी एल्यूमिनियम की बन रही है तो ये मेटल, तो बार बार क्यों इसको खत्म करना, उसको यूज करते हैं। यूजिंग कबाड़ा एंड अदर सब्स्टिट्यूट
ये सब हमारे रिसोर्सेज को बचाने का काम फ्यूचर के लिए करेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। एनर्जी सोर्सेज की बात करें, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, आपके काम करने के लिए, आपके घर में बिजली चलाने के लिए, आपकी देश में मशीन चलाने के लिए, आपकी गाड़ी चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए चाहिए गैस, बिजली चलाने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, वाहन चलाने के लिए डीजल पेट्रोल, ये सब कुछ हमें चाहिए, इंडस्ट्री वगैरह सब में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी को निकालने के बनाने के मतलब क्या तरीके हैं? फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल से बना सकते हो, पेट्रोलियम से बना सकते हो, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, और फ्रॉम बिजली, ये सब आप इससे जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। एक वो तरीके जिनमें हम पुराने टाइम से एनर्जी बनाते आ रहे हैं, और एक तरीके आज के जो हमारे मॉडर्न और ब्लास्टिंग तरीके हैं। पुराने की बात करें तो फायरवुड लकड़ियां, गाय के गोबर से बने हुए उपले, कोला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी एंड जमीन की गर्मी यानी हीट, धरती की हीट का यूटिलाइजेशन करके बनाने वाली एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो सोलर है, विंड है, टाइडल है, जियोथर्मल है, बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी भी है। इनमें से पेपर में लगभग सारे आते हैं, तो हम इनमें से जो है मोस्टली चीजों को अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। फायरवुड एंड कैटल डंग केक, बचपन से आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा, माताएं, चाची, ताई जो है गांव में इसी चीज का इस्तेमाल करके खाना बनाती हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउसहोल्ड, 70% तक जरूरत गांव में किससे पूरी होती है? इन्हीं दो चीजों से पूरी होती है, लकड़ी या गाय के भैंस के गोबर से बने हुए उपले। कंटिन्यूएशन ऑफ दीज अगर ऐसे ही यूज करते रहे तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब लकड़ी ली तो जंगल खत्म, और अगर काउ डंग यूज किया तो पॉल्यूशन भाई साहब बढ़ जाएगा। तो मोर ओवर यूजिंग डंग केक्स, उसको भी मना किया गया। लोगों ने बोला कि भाई तुम जंगल से लकड़ियां मत लो, क्योंकि जंगल खत्म हो जाएंगे, लकड़ी पेड़ काट के आती है और जंगलों को काटने में तुम लोग लगे पड़े हो, वो रोको। लोगों ने बोला अच्छा गाय के भैंस का गोबर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले वो देखो ऊपर पॉल्यूशन हो रहा है, दोनों रोको। इसीलिए गांव में उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर पीएम मोदी जी ने बांटे थे। तो ये दो आपके इमेज है, देख लो भैया, ये ताई जो आपके लिए खाना बना रही है, जल्दी से जाओ फटाफट खाना खा लो। इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, बहुत ज्यादा हमारे पास कोयला है, बहुत है भाई साहब, आप जाओ कितनी कितनी माइनिंग हो रही है। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ एनर्जी नीड्स, हमारे देश की बहुत ज्यादा नीड्स को कोयला पूरा करता है, बिजली भी बन जाती है, शादी ब्याह में चले जाओ इसी से ही काम हो जाता है, पावर जनरेशन के लिए, एनर्जी इंडस्ट्री को देने के लिए, घरों में भी आजकल लोग कोयले से भी खाना बनाते हैं। कोयला होता है, कैसे खाना बनता है? कोयले पे गर्म करो, उसमें से आग निकलती है, तो उसमें से जो है खाना बन जाता है। इंडिया कोल पे हाईली डिपेंडेंट अपनी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की एनर्जी रिक्वायरमेंट कोयले से पूरी होती है। आप लोगों को कहीं इंडस्ट्री में अगर कोयला दिखे, ये मत सोचना कि वहां जला के रोटियां बनाने वाले हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। कोल कैसे बनता है? सबको पता है, सबको पता है भाई साहब। कोई लिविंग थिंग्स है, वो बहुत समय तक जमीन पे पड़ी रही, जाते जाते जमीन के अंदर लेयर में चली गई, धीरे धीरे सड़ सड़ के अंदर गल के अंदर चली गई। जमीन की जो हीट है, इंटरनल हीट है, और ऊपर का जो प्रेशर है, कंप्रेशन, हीट, टेम्परेचर, और ये प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब से कोई भी जो प्लांट है वो कई हजार सालों में कोयले में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कोयला जो बहुत वैरायटी फॉर्म्स का क्यों मिलता है? अरे जिनसे वो बना वो वैरायटी की चीजें थी, तो कोयला भी वैरायटी का होगा। अरे आप अगर एक माँ बाप के जैसे बच्चे अलग अलग होते, क्या होते, माँ बाप भी आइटम निकल रहे होते से, वो बोल के ऐसे हो रहे थे जैसे हमारे यहाँ गुप्ता जी बात बताइए नौटंकी करते हैं क्या हो रहा है, अब उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो इस तरीके से होते हैं। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वयं प्रोड्यूस पीट, जब दलदल में कोई प्लांट गिरा रहता है बहुत समय तक, दलदल टाइप, कीच कीच टाइप ऐसा बना, उसे हम पीट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट। और ये फर्स्ट स्टेज है कोयले में कन्वर्जन होने से पहले की बात। इसमें कार्बन बहुत लो होता है। अच्छा, जिस भी चीज में कार्बन हो तो उसको कोल की तरफ ले जाया जा सकता है, बट कोयले और बाकी की चीजों में फर्क होता है। अब जैसे पीट है, कोई प्लांट है, गिर गिरा के स्वयं दलदल वगैरह में गिर गया, उसमें थोड़ा सा कोयला, बहुत समय तक कोयला धीरे धीरे उसमें अंदर बनना शुरू हो जाएगा, जिसमें लो कार्बन आ चुका है एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। क्यों? अभी वो पूरा सूखा नहीं है। ये स्टेज है फर्स्ट से सेकंड स्टेज में जाने की। गीला है, सूखा नहीं है पूरी तरीके से, कार्बन आ गया है, एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। आप उस गीले को अगर जलाएंगे तो आप जितने आग निकालेंगे, आग से ज्यादा धुआं दे देगा। गीली लकड़ी लेना और अभी जला के देखो, सिर्फ धुआं निकलेगा। सेम वही वो पीट है। उसके बाद बनता है लिग्नाइट। पी के बाद आता है क्या? एल। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। अभी लकड़ी जो है पूरी तरीके से काली कन्वर्ट नहीं है। देखिए ना, ध्यान से सुने, मैं कैसे समझा रहा हूं आप लोगों को, रटने की जरूरत नहीं है, समझो। सिर्फ रटने के लिए दुनिया बहुत ज्यादा आलतू फालतू ड्रामे करती है, ट्रिक प्रिक चला दे, कुछ नहीं, अभी जरूरत नहीं है, सिंपल समझो। पहले वो लकड़ी की फॉर्मेट में था, ग्रीन तरफ ज्यादा था तो पीट था। अभी वो पूरा काला नहीं हुआ है, अभी वो ग्रीन से थोड़ा ब्राउन कन्वर्ट होगा। लकड़ी का एक्चुअल कलर, पेड़ का एक्चुअल कलर कैसा होता है? ब्राउन टाइप।
जब वो ब्राउन में आ जाएगा उसे लिग्नाइट कह देंगे। तो उस समय भी वो सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल होता है, अकड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी कन्वर्ट ही तो हो रहा है, तो उसमें भी जो हाई मॉइस्चर होता है और लो ग्रेड जो कार्बन होता है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व हमारे यहाँ का है नेवली, तमिलनाडु में मिलते हैं, जहां से हम बिजली का यूज करते हैं, बिजली बनाते हैं। तो मेन प्रिंसिपल मिल गया आपको, तमिलनाडु में रिसोर्सेज हैं इसके। कोल that has been buried deep and subjected to increased temperature is called bituminous coal. P आया, L आया, B आया, अब PN भी होता है, यहां पे PL भी है। बिटुमिनस कब बना? जब वो ब्राउन कोयल बहुत सालों तक जमीन के अंदर दफन गया और उसके अंदर कन्वर्जन आने लग गया। अब जो है उसके अंदर क्या हो गया है, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो थोड़ा कन्वर्ट हो गया है, काले की तरफ आ गया है। सो इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला कोल को, कमर्शियल कोल को हम जो क्या नाम देते हैं, बिटुमिनस कोल। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री में पहुंचने वाला ना पीट है ना लिग्नाइट है, बल्कि बिजनेस करने वाली इंडस्ट्री। बी फॉर बिजनेस, बी फॉर बिटुमिनस। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। भट्टियों में जो आयरन और यूज होता है वो जो बिटुमिनस ही होता है, वो कई मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए इस कोल को मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। ठीक है। एंथ्रासाइट, PLBA, एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। अब पूरी तरीके से कोयला बन चुका है, एंथ्रासाइट है। इन इंडिया कोल अकर्स इन दो जियोलॉजिकल एजेस में पाए हैं। जब धरती का निर्माण हुआ था तो धरती के बेस में दो टाइम पीरियड में मिलते हैं। गोंडवाना जो कि 200 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, एंड इन टर्शियरी डिपॉजिट जो कि 55 मिलियन साल पहले की बात है। मतलब अगर सबसे पुराने कोल कहीं ढूंढने हो तो गोंडवाना रीजन में जाना। अब गोंडवाना रीजन क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। टर्स रीजन का है, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है। द मेजर रिजर्व्स ऑफ गोंडवाना कोल कहां पर है बेटा? वेस्ट बंगाल, झारखंड। दामोदर वैली कहां पर है? झारखंड, वेस्ट बंगाल। झाड़िया, रानीगंज, बोकारो आज द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड। तो आपको याद रखना है ये जो बेटा जबरा, JBR, झारखंड, बंगाल, रानीगंज, बोकारो, मतलब मेन तो है ही वेस्ट बंगाल, झारखंड। द गोदावरी, महानदी एंड सोन, वर्धा, इसमें भी कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अब कैसे? ये तो रिवर है, कोल तो जमीन के अंदर। याद कीजिए पीट, पीट एक्चुअली स्वैम्पी एरिया में बन रहा है, तो जब वो जमीन में दफन होता जाएगा तो जहां पीट बनेगा वहां लिग्नाइट बनेगा, वहीं बिटुमिनस बनेगा, फिर वहां एंथ्रासाइट भी तो बनेगा ना। टर्शरी कोल कहां का मिलता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है, सिंपल बात। टर्शरी कोल क्या है? नॉर्थ रीजन में, TN, तमिलनाडु नहीं है, TN टर्शरी नॉन, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। कोल इज अ बल्की मेटेरियल विच लूजेस वेट ऑन यूज एज अ रिड्यूस टू एश। आपने कोयला लिया, उसको जलाया, उसका वेट हल्का हो गया और अब क्या बन गया? वो ऐश बन गया, मतलब और वेट हल्का हो गया। हेंस हेवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन नियर द कोल फील्ड। तो कोयले के फील्ड जहां जहां मिलते हैं वहीं पर इंडस्ट्री यूज होती है, वहां से डायरेक्ट फ्रेश कोयला लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। बात करें पेट्रोलियम की, आजकल इसके ऊपर बहुत बवाल है। E20 इथेनॉल 20, E80 इथेनॉल 80, E100 इथेनॉल 100, यानी कि आपकी पेट्रोल में जितना ई के आगे लिखा होगा उतना वो मिक्स होगा। 20% 80% 100% प्योर है रे, काय को टेंशन ले रहा है। पेट्रोलियम और मिनरल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग के लिए यूज होता है। लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, जब हम क्रूड ऑयल लेते हैं उसके अंदर से पेट्रोलियम बनाते हैं, उसके अंदर एक और मेटेरियल निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या? जैसे आपका ग्रीस, आपकी बाइक की चू 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 होती है ना सॉकर में, वहां पर, साइकिल में, वो सब। एंड रॉ मटेरियल्स फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कैरोसिन का आना, कई डाई की, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिनमें पेट्रोल को एज ए केमिकल यूज किया जाता है, उन्हें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहते हैं। तो पेट्रोल के बहुत सारे यूज हैं। पेट्रोल रिफाइनरीज को नोडल इंडस्ट्री, मेन इंडस्ट्री कहा जाता है। सिंथेटिक्स टेक्सटाइल, नए नए कपड़ों में कभी खुशबू सूंघ के देखना, आपको पेट्रोल की बदबू आने वाली है, उसको धोते हैं पेट्रोल से। फर्टिलाइजर में यूज होता है और कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। तो आप समझ रहे हो पेट्रोलियम कितना जरूरी है। बिजली भी बना रहे हो, कपड़े भी कर रहे हो, मॉडल इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकर्स इन इंडिया आर एस्योर्ड विद द एंटीक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी एज। सबसे पहले पेट्रोल मिलता कहां है? टर्शियरी टाइम पीरियड में, 55 मिलियन साल पहले की कहानी। कैसे मिलता है? एक रॉक है, उसके यहां पर हो सकता है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं एंटीक्लाइन्स। एंटीक्लाइन्स क्या? अभी बताते हैं, है ना, यही है ना। हाँ, तो ये समझा देते हैं। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइन्स और डोम्स इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड। अब फोल्ड वाले इलाके में आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये एक ऊंचा इलाका है, ये एंटीक्लाइन डोम है, ऊंचा है, मतलब जैसे ऊंट की या भैंस की पीठ होती है, ये ऊंचा ऊंचा जा रहा है। अब ये जो गैप एक्चुअल में आप देख रही हो, दिस गैप, ये जनरली ये हिस्सा क्या है? ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये एक फॉल्ट है। ये क्या है? एक गैप है, फॉल्ट है। ये क्या है बेटा? एक पूरा का पूरा गैप है, पूरा फॉल्ट नाम दे रहा हूं मैं इसका। क्यों दे रहा हूं आपको समझाता हूं। पूरा एक बक्सा एक तरीके का अंदर बंद जमीन में आपने रख रखा है और ऊपर ऊंचाई है, उसकी शेप की वजह से ये जमीन और ऊंची होती जा रही है,
क्योंकि इसके अंदर ऑयल ऊपर पुश करता जा रहा है, जमीन ऊपर होती जा रही है, ये ऑयल पुश हो रहा है। अब जनरली क्या होता है कि आपके ऑयल जो पेट्रोल की बात करें वो ऊपर होता है, नीचे वाटर होता है, WOG। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हो, GOW, गाओ। अब GOW का मतलब यह है कि सबसे नीचे पानी है, उसके ऊपर ऑयल है और ऑयल के ऊपर गैस है। एग्जांपल लेते हैं, लूज मोशन होते हैं, सबसे पेट में नीचे लूज मोशन होता है, ऊपर पानी गुडर गुडर कर रहा होता है और उससे ऊपर क्या गुडर गुडर कर रहा होता है, क्या नाम है, ऑयल, मतलब आपका वॉमिट का मैल, और ऊपर गैस बनती है। जब भी किसी को वॉमिट होती है, बहुत सिंपल तरीके की बात है, पहले ही बताया, वॉमिट जब होती है सबसे पेट के पास, चेस्ट के पास, गर्दन के पास क्या बनता है, गैस, यानी सबसे ऊपर होती है गैस, और गैस के नीचे वॉमिट है, यानी वो ऑयल है, और उसके नीचे तो पानी पानी है। ये सब आप सब समझते ही हो ये चीज को, है ना। तो क्या है कि जब आप इसको निकालोगे तो आपको गैस भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये गैस जो वो क्या है, नेचुरल गैस है। तो आपको नेचुरल गैस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि नेचुरल गैस कहां मिलती है, पेट्रोलियम के लेयर के ऊपर। जब पेट्रोल निकालोगे तो गैस भी निकलेगी, गैस निकालो तो पेट्रोल भी निकाल लेना। तो इस तरीके से जो है ऐसे ट्रैप्स में गैस फंसी रहती है। तो जहां भी जमीन ऊंची हो जाती है वहां हमारी सरकार टेक्नोलॉजी की मदद से ये देखती है पेट्रोलियम तो नहीं मिल गया यहां पे, क्योंकि ऐसे ही निकलेगा। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। द ऑयल बेयरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। अब अब देखिए, अब ये जो लेयर चल रही है इनके अंदर, ये लेयर में कैसे चल रहा है, आप देखिए लेयर कैसे, एयर मतलब इस वेंट से ऑयल कैसे निकालेंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है, मुझे आप एक बताइए, एक पत्थर में बंद में ऑयल पड़ा हुआ है, ऑयल नेचुरल है, जमीन के किसी हिस्से से यहां से निकालो, बगल वाले एरिया से भी निकल सकता है, बगल बाजू से भी निकल सकता है। कैसे, वो जो लेयर होती है सैंडस्टोन लाइमस्टोन की जो लेयर है, नीचे जो पत्थर है, जिस पत्थर को आप निकाले, देखिए नेचर में बहुत कुछ मिल रहा है, पत्थर मिल गया, गैस मिल गई, पेट्रोल मिल गया, काम बन गया। जो आपका जो पत्थर है लाइमस्टोन सैंडस्टोन, उसके बीच में से ऑयल पास हो रहा है। अब ये ऑयल कैसे पास हो सकता है सर? अरे भाई आप कितना ही पत्थर लगा लो, पानी और ऑयल को रोक ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि कैसे रोकोगे, ऑयल इतना ज्यादा पोरस होता है, पतला होता है ना, कहीं से भी निकल जाएगा। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर। अच्छा निकल जाएगा तो फिर ऊपर भी निकल जा, फिर हम क्या को ड्रिल कर रहे हैं? सिंपल रीजन है, जो उसके आजू बाजू की लेयर दिख रही है आपको, वो पोरस है, यानी कि उसको आने जाने दे रही है, सॉफ्ट है, इजी टू, मतलब होल है उनके अंदर, एक समझ लो गैप है। और जो ऊपर वाली है वो नॉन पोरस है ऐसी। तो ऑयल यहां पे ट्रैप में फंस गया है, दाएं जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, बट टॉप एंड बॉटम में नहीं हिल पा रहा है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ड्रॉप बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। तो पोरस रॉक्स इधर वाली और नॉन पोरस रॉक इनके बीच में जो आपको क्या मिल गया, यहां पर मिल गया आपको ऑयल। तो यहां से इसके ऊपर क्या है, गैस। गैस क्योंकि हल्की होती है तो वो ऑयल के ऊपर तैर रही होती है, हमेशा होती है गैस, आपको देखो यहां फटाफट हो जाएगी। तो ये है काम मेन। आई होप यहां तक पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट से जल्दी बताओ, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। मुंबई हाई, गुजरात एंड असम, यहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज्यादा ऑयल का मामला अंकलेश्वर से होता है। असम ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इंडिया के लिए सबसे पुराना स्टेट है। डिगबोई, नाहरकाटिया, मोरन, हुरिजन, ये जो है हुरिजन जो है वो सबसे पुराने हैं, ये भी वहां पे, पर मेजर जो है वो असम और अंकलेश्वर का, ये याद रखना। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कहां पाई जाती है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ पाई जाती है। कब निकलती है? जब हम ऑयल को निकालते हैं। कॉन्सेप्ट याद करो पीछे का, कॉन्सेप्ट याद करो, ऑयल के ऊपर क्या है, गैस, उसके नीचे क्या है, वाटर। जब ऑयल निकालोगे तो गैस भी निकल जाएगी। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के यूज में होता है। नेचुरल गैस को हम डोमेस्टिक भी यूज करते हैं, आपके घर में जो खाना बन रहा है वो जो पाइप वाली गैस PNG, वही है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर में भी यूज होता है, बिजली बनाने के लिए, हीट करने के लिए, इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, तो ये सारे वो हैं जिनसे आप यूज कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है, CNG इसी का ही एग्जांपल है। आगे बात करते हैं नेचुरल गैस की। विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमारे देश में नेचुरल गैस को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है पाइप के थ्रू। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, प्लांट बनाए जाते हैं, टैंक देखे होंगे आपने, उसमें गैस इकट्ठी करते हैं, उनसे पाइप के थ्रू आपके घर तक आती है। तो नेचुरल गैस इस तरीके से जो आपको मिल जाएगी आपके घर में, आपको जो गाड़ी के रूप में CNG, खाने के लिए PNG, ये सब नेचुरल गैस की ही फॉर्म है। आगे बात करते हैं, इंडिया का मेजर गैस रिजर्व कहां है? मुंबई हाई में है। एंड अलाइड फील्ड्स विद द वेस्ट कोस्ट व्हिच आर सप्लीमेंटेड बाय द फाइंड्स इन द कैम्बे बेसिन। तो मुंबई हाई बेसिन में किधर? कैम्बे बेसिन की तरफ, ठीक है। अलोंग द ईस्ट कोस्ट की बात करें तो नेचुरल गैस कहां पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। वेस्ट कोस्ट में मुंबई हाई बेसिन, सिंपल है। ईस्ट कोस्ट में नर्मदा और कृष्णा और गोदावरी बेसिन। सबसे पहले 1700 किलोमीटर की एक लाइन बिछाई थी ऐसे पाइप की, कहां से बिछाई थी? HVJ, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये लाइन बिछाई गई थी। किसने बिछाई थी? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सरकारी डिपार्टमेंट है।
यहां से मुंबई हाई और बेसिन गैस फील्ड्स को जो है अलग अलग वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया के इलाकों के साथ जोड़ दिया गया था, मतलब वहां से गैस लेके इन इलाकों में पहुंचा दी गई थी। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ओवरऑल ये अब जो है बढ़ चुका है 18,500 एंड अब ये 34,000 हो चुका है, और आगे आगे धीरे धीरे गवर्नमेंट इस लाइन को और 50,000 1 लाख किलोमीटर तक पहुंचाने वाली है। आई होप यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी लोगों को? बहुत जल्दी बोर्ड पे भी मिलना आमना सामना हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। बिजली दो तरीके से ला सकते हैं, पानी को चला के। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, पानी को चलाने का कॉन्सेप्ट कैसा है? विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइन्स टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां बैठे हैं, आपके सर पे मैं लगातार पानी मारूं तो आपके सर पे फोर्स आई? आप अगर मैं बहुत पानी मारूं बहुत तेज तो आपकी गर्दन की जो बोन है वो भी टूट सकती है, प्रेशर पड़ेगा धड़ 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 धड़। तो अगर ऐसे एक टरबाइन हो जिसमें पंखड़ी लगी हुई हो और इस पे पानी पड़े तो क्या टरबाइन मूव नहीं होगी? अरे जब आपकी गर्दन टूट सकती है तो टरबाइन तो चल ही सकती है भाई साहब। तो जब पानी को बहुत फोर्स और बहुत हाइट के साथ किसी ऐसे पंखे जैसी रॉड पे डाला जाता है तो वो रॉड घूमती है, तो उससे बिजली बनती है, एंड दैट इज हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। सेकंड इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल को जलाया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनसे जो है वो बनाई जाती है ताकि थर्मल पावर भी जनरेट हो सके। चलो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है? जब फास्ट फ्लोइंग वाटर, बहुत तेज बहने वाला पानी, विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बहता रहे और उसको टरबाइन पे यूज करते तब बनती है। इंडिया हैज ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इस तरीके से, भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर वैली, कोपिली, ये सब से आजकल सही बोलूं तो डैम्स का यूज बिजली बनाने के लिए किया जाता है। डैम्स में पानी रुक जाता है, हाइट पे होते हैं, वहां से पानी गिरा के प्रॉपर यूज किया जाता है। समझ में आ रही है ना बात सभी लोगों को? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। आगे चलते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पीएनसी। पीएनजी सुना था, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एंड क्या भाई साहब, सी से कोल। द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्मल पावर प्लांट जो वो किस चीज का यूज करते हैं बिजली को प्रोडक्शन करने में? तो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल, ये सारे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे आते हैं। द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी, हिंदुस्तान में जिस तरीके से एनर्जी की डिमांड बढ़ी है तो हमारी जो डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल पे वो भी बढ़ गई है, कोल, पेट्रोलियम पे। राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल हो रहे हैं, आपको पता है पेट्रोल के प्राइस महंगे हो गए, गैस महंगी हो गई, एंड उनका जो पोटेंशियल शॉर्टेज है दैट हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एजेंसी सप्लाई इन फ्यूचर। आज हमको पता है गैस से हमारा काम चल रहा है, आज हमको पता है पेट्रोल से हमारा काम चल रहा है, आज हमको पता है चीजों से, जिन जिन चीजों से हमारा काम चल रहा है, बट डोंट यू थिंक इन सब की लिमिटेशन है? आपकी पॉपुलेशन की लिमिटेशन नहीं है, आप जनसंख्या बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ, ये रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे? तब तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो इससे हमारी ग्रोथ पे रिपरकशन, प्रभाव पड़ सकता है, दबाव पड़ सकता है। तो मोर ओवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगर आप कोल, पेट्रोल इनको ज्यादा यूज करते रहे तो एनवायरमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, पॉल्यूशन वगैरह भी बनेगा, और प्रॉब्लम है। देखो पहले नहीं होता था, गाड़ी घोड़े चलते थे, अभी कितना धुआं चल रहा है, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग। हैंस हमें जरूरत है यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, जैसे सोलर, विंड, टाइड, इन सब में धुआं नहीं है, अरे बिजली काम ही चलाना है, इनसे चल जाएगा। ईवी गाड़ी इसीलिए बेस्ट है। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ये सारे नाम है बेटा। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड्स एंड बायोमास। ये चारों वो हैं जिनसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बनता है। सनलाइट सोलर एनर्जी है, वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड इलेक्ट्रिसिटी है, बायोमास तो गोबर से बनता ही है। इट हैज लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। हमारे में प्रोग्राम सरकार भी खुद प्रमोट करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ज्यादा प्रमोट किया जाए। सनलाइट है, वाटर है, विंड है, बायोमास है, तो इनसे आप बिजली बना सकते हो। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी बहुत सिंपल है। एक एटम है, क्लास में बैठा हुआ है, टीचर आई, टीचर ने धपाट देसी दे दिया, डिस्टर्ब किया, अब वो डिस्टर्ब करके उसके अंदर एनर्जी आ गई। अब जो उस बच्चे के अंदर एनर्जी आई है, अब उसका सही तरीका क्या है कि वो खुंदक में खा के भाई साहब क्लास छोड़ दे, मैडम पे हाथ छोड़ दे, या पढ़ाई कर ले? अब बताओ, सही वे तो यही है कि उसको पढ़ना तुरंत शुरू, मैडम आपने मुझे मारा, अभी से पढ़ना शुरू, क्लास में टॉपर बन जाए। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब बस आप जो एटम्स के स्ट्रक्चर हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ करते हो कि एनर्जी रिलीज होती है, व्हेन सच ऑल्टरेशन इज मेड, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, उसी गर्मी से हम जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। समझ गए क्या ट्रिक बताइए? कि आप बैठे बैठाए एटम्स को मत छेड़ो, नहीं तो बिजली प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यूरेनियम एंड थोरियम which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan are used for generating atom और न्यूक्लियर पावर। यूरेनियम, थोरियम आपको साइंस में पढ़ा होगा, इनका यूज जो हम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए करते हैं। मोनोजाइट सैंड है केरला में, इज ऑल्सो रिच इन थोरियम। केरला की एक मिट्टी है मोनोजाइट सैंड, बहुत बढ़िया सैंड है, उसमें भी यही है, थोरियम है, उससे भी बिजली पैदा होती है, क्योंकि यूरेनियम एंड थोरियम दो चीजें होती हैं।
सोलर एनर्जी की बात करें, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, यहां पर सनलाइट भी बहुत आती है। अगर हम फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करें तो हम बहुत सारी सनलाइट को डायरेक्ट बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक सेल आपको पता है ना क्या करता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी आजकल बस फर्स्ट, मतलब जिसे कहते हैं मोस्ट फेमस वाला सिस्टम चल रहा है आजकल गांव में। आप गांव जाइए, जगह जगह घरों पर, छतों पर सोलर प्लेट लगी मिलेंगी आपको, रेड लाइट पे मिलेंगी। तो इस तरीके से आप जो पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। सोलर एनर्जी बात करें, सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बड़े बड़े सोलर प्लांट भारत में अलग अलग जगह पे लगाए जा रहे हैं, है ना, ताकि वहां पर जो है फायरवुड और डंग गैस का यूज जो वो खत्म हो सके और लोग जो है वो इन चीजों पे डिपेंड हो सके। विंड पावर, इंडिया में हवा बहुत तेज चलती है, इसीलिए बहुत सारी जो विंड फार्म क्लस्टर है जो ये होती है, ये तमिलनाडु में इस तरीके से हवा चलेगी, ये घूमेंगे, हवा चलेगी, घूमेंगे घूमेंगे तो अपने नीचे ट्रांसफॉर्म बिजली प्रोड्यूस करेंगे। तमिलनाडु नागरकोइल में एक लाइन से लगा रखे हैं ऐसे चलते हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और गुजरात, केरला जैसे इलाकों में भी है। नागरकोइल एंड जैसलमेर इलाकों में भी लगाया गया है। राजस्थान में बहुत धूल भरी आंधी चलती है ना, तो इस धूल भरी आंधी का ही यूज, जो हवा बहुत फास्ट होती है, इसका यूज इसी चीज में कर लिया जाएगा। बायोगैस, श्रब, छोटे मोटे पत्ते, घर का वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, ये सब से जो आप बायोगैस प्रोड्यूस करते हो, कहां पर, गांव के एरिया में। किस लिए, डोमेस्टिक कंजप्शन। सरकार को थोड़ी बेचोगे ये गोबर गैस, वो कह रहे हैं हमारे काम चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आपके पत्तियां, जानवर, कुछ जो भी है, विच इज हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। अब मुझे एक बात बताओ, आदमी की बॉडी में इतनी हीट है, ऐसे जानवर की बॉडी में इतनी हीट है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, जब उनके अंदर हीट जो है वो जब डिकम्पोज होती है, तो ऐसे चीजों से ही तो आप बायोगैस बना सकते हो। बायोगैस प्लांट आर सेटअप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल। सरकार भी स्टैब्लिश करती है, हम भी करते हैं, हमारा एक समाज का भी होता है कि एक गांव का एक जो बायोगैस प्लांट है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, घर का कूड़ा कचरा जो आप गाय जानवर को खिलाते हो, उसको भी इसमें लाकर डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अरे सब चीज में एनर्जी है, सब चीज में भाई साहब। मैं कह रहा हूं, जब आप टॉयलेट जाते हो, लैट्रिन करने, समझ रहे हो कितने पसीने आ रहे होते हैं, वो क्यों आ रहे होते हैं, हीट जनरेट होती है, हीट, समझ रहे हो ना, हीट जनरेट होती है, इसलिए तो गर्म का माहौल बन जाता है। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट इन रूरल एरियाज। जिन ऐसे प्लांट्स में हम गोबर गैस का यूज करके, मतलब जिसमें हम गोबर को डालते हैं, ऐसे प्लांट्स में हम गोबर डालते हैं, बहुत सारा हम जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं, उसके बाद हम उससे उसका कचरा अलग करते हैं, उसमें गैस भाप जो बनती है, हीट, उससे हम एनर्जी यूज करते हैं, तो उस प्लांट्स को क्या कहते हैं, गोबर गैस प्लांट्स कहते हैं। यहां से दो फायदे हैं, एक तो से गैस गैस जो निकली उससे आपकी एनर्जी बन गई, बिजली बन गई, वो सब चल गया। सिस्टम होता है पूरा साइंटिफिक, मेरी शकल की तरफ क्या देख रहा है, एसएसटी वाला मास्टर हूं, साइंस वाला नहीं। उसमें गैस है, गैस से आपने जैसे कैसे बनाते हैं, जैसे वाटर से टरबाइन चला, गैस से भी जनरेट होती है। और दूसरा है कि किसान को खाद मिल जाता प्योर, गोबर है, पॉटी है आपकी, गाय के खिलाने के लिए जो सब्जियां आपने डाली उसमें, वो सब। बायोगैस मोस्ट एफिशिएंट यूज है गोबर का यूज करने का। इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, खाद बदल जाता है, लॉस ऑफ ट्रीज का होना वो बच जाता है, लकड़ियां कटने से बच जाती हैं, गोबर के जो पीछे समाज से जो गोबर निकल रहा है गाय के से, उसका यूज का जो है सही तरीके से वो पता चल जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए टाइडल एनर्जी की बात है। टाइडल क्या होता है, टाइड्स, जब हवा चल, वो पानी का लहरें आती हैं। ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशन में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उनका इस्तेमाल, अरे क्यों होती है, उसका उठना स्पीड है, गिरना स्पीड है, उठना स्पीड है, गिरना स्पीड है, यही तो काम है। अब ये उठने गिरने से हम क्या समुद्र में टरबाइन लेके घूम रहे, नहीं, उसका तरीका बताता हूं। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस इनलेट्स। अब ये कैसे होता है, देखिए भारत का ये हिस्सा कोच कीजिए, इसके अंदर पानी आ गया फंस गया, ये हिस्सा देखिए पानी आ गया फंस गया, ये हिस्सा देखिए पानी आ गया फंस गया। मतलब ऐसी जगह जो बनी हुई इंडिया में, जैसे गुजरात वाले हिस्से में, इनमें क्या पानी आया। अब मैं आपको बताता हूं, इनके दरवाजों पे, मुंह पे, हमने अगर इसको ज्यूम करता हूं, ऐसे मान लो ये एक एरिया है, हमने यहां पे गेट लगा दिया, पानी आया, गेट बंद। फ्लो जब आया था तेज तो यहां पे टरबाइन हिली थी। अब पानी का लेवल हो जाएगा डाउन, तो यानी समुद्र में पानी डाउन है, बट यहां पे पानी भरा हुआ है, इसको फोर्स के साथ वापस छेड़ेंगे। मतलब पानी जब फोर्स के साथ आया तब टरबाइन घूमी, और जब पानी कैच करके, जब पानी समुद्र का लेवल वो कम हो जाएगा, जब इस पानी को हम वापस रिलीज करेंगे, इस वाटर को, फिर से एक बार टरबाइन रोटेट करेगी। मतलब आते वक्त जाते वक्त दोनों तरफ ये चीज हुई है। ड्यूरिंग द हाई टाइड वाटर फ्लोज, वाटर अंदर आ जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और उससे गेट बंद कर देंगे, फिर उसी पानी का हम यूज करते हैं। आफ्टर जैसे टाइड फॉल्स हो जाएगी, फ्लड गेट खोलेंगे, और फिर पानी को जो लिया था अंदर वापस उसको छोड़ेंगे, और टरबाइन घूमती है, और इस तरीके से पानी बनता है। कहां होता है, इंडिया में गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट पे, गैंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन इलाकों में। इनमें एक्चुअली क्या वो जगह बनी हुई है ऐसे ऐसे ना, आप देखोगे ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, समझ में आया, इस तरीके से
बनता है। तो आपके सामने एरिया है। जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। धरती के अंदर बहुत गर्मी है, जब कोयला कन्वर्ट हो सकता है, प्रेशर है, हीट है, वॉल्यूम है, तो इसका मतलब अंदर गर्मी है, तो इस गर्मी का फायदा उठाते हैं। इसी गर्मी का फायदा उठाना ही तो जियोथर्मल एनर्जी को बनाना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ हॉट वाटर रिजर्वियर है, यहाँ कोल्ड वाटर रिजर्वियर है। ये पूरा इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया कैसे होता है। गर्मी हीट लाते हैं, उस हीट से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन के आगे जनरेटर होता है, जनरेटर चलता है, उस जनरेटर से जो बिजली कन्वर्ट होती है उसको फिर बिजली बना के ट्रांसफॉर्म से आपको पहुंचाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। अर्थ के जितना अंदर जाते जाओगे उतनी गर्मी है, तो यानी अगर आप जितना अंदर तक पाइप और पूरा सिस्टम बिठा दोगे तो आप उतना ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी बना पाओगे। वेयर द जियोथर्मल एनर्जी इज हाई, हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड एट शैलो डेप्थ। जहां पर भी आप जियोथर्मल एनर्जी बनाओगे इसका मतलब धरती के अंदर वहां पर टेम्परेचर जो है वो काफी हाई है। आगे बात कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज, किन एरियाज में? जहां पर धरती में बहुत गर्मी है, वहां का पानी कैसा होगा? हीट होगा। अरे गर्म पानी निकलेगा। कई बार हम धरती से सुबह सुबह आप देखना खेतों में गांव में नहाते, गर्म पानी आता है, ये कैसे आया? अरे अंदर जनरेटर लग रहा है, क्या लग रहा है? गीजर थोड़ी लग रहा है, धरती की गर्मी की वजह से। और ठंडा भी आता है तो उसकी वजह से। इट इज सो हॉट, इतना हॉट होता है व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस टर्न इनटू स्टीम। अब ये भाप कैसे आई थी? देखिए धरती की गर्मी में डायरेक्ट पाइप डाला है ऐसे थोड़ी है, ये प्रोसेस नहीं है। आप समझना मैंने क्या बोला, भाप से यूज कर रहे हैं। धरती की भाप कैसे बनी? नीचे गर्म पानी है, गर्म पानी में सबसे पहले ऊपर क्या आती है? भाप आती है। जब वो भाप ऊपर की तरफ आते आते आती है, उसको जमीन पे पहुंचने पर हम उसको टरबाइंस के थ्रू उसको मतलब उसकी भाप से टरबाइंस को रोटेट कराते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ऐसे भाप निकलती है गर्मी में, गर्म गर्म। बताऊंगा कहां निकलती है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस किस को नहीं पता। आ जाइए। दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टरबाइन, टरबाइन को चलाएंगे एंड बिजली बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इंडिया में हॉट स्प्रिंग्स के। हॉट स्प्रिंग मतलब इन्हें हम हॉट स्प्रिंग्स कह रहे हैं। धरती के अंदर से निकलने वाले गरम गरम बुबले यानी ये भाप, हॉट स्प्रिंग इंडिया में यूज होते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो दो ऐसे प्रोजेक्ट जिनका मैं नाम आपको बता रहा हूं जहां पर ऐसे गरम गरम जमीन से भाप निकल रही है, वो है मणिकरण हिमाचल प्रदेश एंड दूसरा है पोगा वैली लद्दाख में। वहां पर जमीन में से ऐसी। और आपको मणिकरण का बता देता हूं, मणिकरण में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का सारा खानी पानी के ऊपर रखे हुए बर्तन से बन जाता है, पानी गर्म। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके एग्जाम्पल है। आई होप इस पिक्चर को देखोगे थोड़ा रियलाइज करोगे, चीजें बहुत आसान है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है देश की डेवलपमेंट के लिए। हर सेक्टर के देश के नेशनल इकोनॉमी के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल हो, घर हो, एनर्जी चाहिए। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस, जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स आजादी के बाद बने, उसमें क्या था? बहुत ज्यादा जितने हमने प्लान बनाए कि ये इंडस्ट्री होनी चाहिए, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इतने घर बनाएंगे, इतने शहर बनाएंगे, उन सब ने एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली। एज ए रिजल्ट आज जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है बहुत ज्यादा हो रहा है, बजाय कि उसके बनने से। बनना कम हो रहा है, बन कम रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। इसी के चलते अर्जेंट नीड है देश में सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट की। ऐसी एनर्जी करनी है कि उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। इसलिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हम लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट है भाई, हमारे बहुत खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी। हमारा क्या है ना, घर में अंदर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, जला के छोड़ जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। ऐसे नहीं करना है। बिजली बचाओ, देश बचाओ, डेवलपमेंट बनाओ। वी हैव टू अडॉप्ट, हमें बहुत सारी ऐसी अप्रोच लेनी पड़ेगी जिससे हम बिजली को सही यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एज अ जिम्मेदार नागरिक वी कैन डू बाय यूजिंग आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब बस यूज कर, लटक लटक के जा सुबह स्कूल पर, अपने पापा की गाड़ी से नहीं जाना बेटा, मना कर दो। गाड़ी क्यों ही ले रहे? सोचो क्यों ले रहे हैं भाई साहब, फालतू का। रोड पे ट्रैफिक हो गया, धुआं हो गया, पॉल्यूशन हो गया और एनर्जी भी खत्म हो रही है। स्विचिंग ऑफ कर दो पंखा। घर में बैठे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, अरे आंखों को तो फोड़ ही रहे हो, साथ में बाप के पैसों को भी जला रहे हो। बचाओ अपने मम्मी पापा के पैसों को, बचाओ। क्यों खर्च करना अपने मम्मी पापा? हमारे बाबूजी कहते कहते मरे, बेटा काम कर ले, बेटा लाइट बजा। बाबूजी की कोई सुन ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अगर आप 1 रुपया बचाओगे आज तो वही 1 रुपया कल काम आएगा। नहीं, आपने 1 रुपया बनाया, आज खर्च करो मत तो कल वही सेविंग है। ऑल एनर्जी इज सेव्ड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड। बात सिंपल सी है। सो आई होप कि आप लोगों का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट कर देना कैसा लगा। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चंस बिल्कुल सही तरीके से सुनने मैंने आपको बताए सारे के सारे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्राइबिंग, फॉर योर लव। आप लोगों ने बहुत जल्दी मुझे 500 के पास पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।